नमस्कार दर्शकों। पहले उदयपुर, फिर अमरावती, मध्य प्रदेश, भोपाल, उसके बाद कर्नाटका। लगातार अब ऐसे कत्ल हो रहे हैं कि लोगों को उंगलियों पर गिनने पड़ रहे हैं कि कितने कत्ल अब तक हो चुके होंगे। वजह सबके सामने है, एक ही ट्रैक रिकॉर्ड पे हर जगह कत्ल हो रहे हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या अब कातिलों पे लगाम लगाने के लिए कोई देशव्यापी कानून की ज़रूरत है क्या? इसी मसले पे बात करेंगे कि कौन सा मसौदा कुछ ऐसा तैयार हो रहा है क्या और करना क्या चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला प्रश्न मैं आपसे यही लूँगा, लगातार खबरें आ ही रही हैं, कभी अमरावती, कभी उदयपुर, कभी भोपाल में हो जाता है, कभी बिहार के सीतामढ़ी में, और अब कर्नाटक में बीजेपी के एक नेता की हत्या कर दी जाती है। अब कहा जा रहा है कि अब ऐसा समय आ गया है कि कोई देशव्यापी कानून बनाने की जरूरत है। क्या कहना है आपका? नहीं, कानून की जरूरत नहीं है। कानून तो हमारे पास है, और कानून ऐसा है जिसने 150 साल तक हमारी अच्छी सेवा की है और कानून व्यवस्था में ऐसा योगदान दिया है जिसकी मिसाल दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। लेकिन पहले आपने उदयपुर की बात की, जब शासन प्रशासन स्थानीय पुलिस प्रशासन आतताइयों की मदद करने के लिए बेकरार है, अमरावती में मुकदमा डकैती में लिखा जा रहा है और हत्या में लिखने में उनको बहुत गुरेज हो रहा था, सही चीज लाने में उनको गुरेज हो रहा था। ये तो जब सरकार बदली है महाराष्ट्र की, तब उन्होंने गंभीरता पूर्वक इसको विवेचना को लिया है। अन्यथा दोनों केसेस को डिरेल करने की पूरी कोशिश स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने की। क्यों? राजनैतिक तुष्टीकरण, इसके अलावा कोई कारण नहीं था। अब हम बातें हैं बाकी स्टेट्स के ऊपर। भोपाल, कर्नाटक, सीतामढ़ी, आपत्तिजनक स्थितियां हैं और भयावह स्थितियां हैं। ये देश के लिए अस्वस्थ और भयावह है। कितनी हिम्मत कैसे बढ़ जाती है, इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है? क्योंकि उनको मालूम है कि वो बच जाएंगे। उनको अगर मालूम पड़ जाए कि उनको सजा निश्चित मिलनी है, इसके परिणाम होंगे और भयावह परिणाम उनके लिए होंगे, ऐसा कोई सूरमा नहीं है जो ये हत्याकांड करके निकल जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि जो कानून है ये कर ले, इस तरीके के आप हत्याकांड को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके 30 दिन में सुनवाई समाप्त करके 15 दिन में सजा, यानी 45 दिन में सजा हो जानी चाहिए। सजा अगर नहीं होती किसी कारण तो पूछे सजा क्यों नहीं हो पाई है। उदयपुर में लोग अब ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उदयपुर में जिन्होंने कत्ल किया, अगर उन्हीं को एक ऐसी सजा दी जाती जो मिसाल बनती, तो शायद न तो कहीं भी कहीं स्टेट में ऐसी घटना होती न। क्या वहीं से ऐसी चूक हुई है जो लगातार लोगों को उंगलियों पे गिनना पड़ रहा है कि 8 हो गए, 10 हो गए, कल 12 हो गए, 20 हो गए? मैंने तो दोनों में चूक बताई है आपको, उदयपुर में भी और अमरावती में भी। उदयपुर में तो चूक नंबर 1 कि जो मृतक था उसी को सुरक्षा नहीं दी गई, उसी को ही धमकाया पुलिस थाने में ला करके, और जिसको मौत की धमकी मिल रही है उसी के साथ समझौता करा रहे हैं। उनको अंतर नहीं मालूम कि आतताई कौन है और पीड़ित कौन है। उसने अपनी दुकान नहीं खोली। और अगर आप 107, 116, 3 सीआरपीसी, 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आतताइयों को कार्रवाई कर लेते तो यह हत्या रुक सकती थी, लेकिन आपने दरअसल कोई प्रयास ही नहीं किया। आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने आतताइयों की मदद की, पीड़ित की मदद नहीं की? अमरावती में अपराध को हल्का करने की कोशिश की गई। क्यों हल्का करने की कोशिश की? क्या मजबूरी थी आपकी? अगर आपने हल्का किया तो आपने क्यों दंडात्मक कार्रवाई नहीं की अब तक उन पुलिस अधिकारियों के साथ? क्यों नहीं दंडात्मक कार्रवाई की आपने? ये भी एक प्रशासनिक त्रुटि है। कानून तो हमारे पास है। इसी देश में 1872 में लॉर्ड मेयो वाइसरॉय की हत्या की गई थी। बंगाल के चीफ जस्टिस की हत्या की गई थी, बंगाल के आईजी की हत्या की गई थी, लेकिन सबको फांसी हुई और सबको 21 दिन के अंदर फांसी हो गई थी। आप यहां भी करा दी वही कानून। 1872 के बाद हमारा कानून कोई बहुत बदला नहीं है, नया कानून नहीं। जो कानून है निष्ठापूर्वक उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। अगर आप इतना करा लेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, अब कुछ लोग यह भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो ये सीआरपीसी, आईपीसी जो धाराएं बनी हैं, वो भी कुछ खास समुदाय के लोग ही मान रहे हैं। कुछ ऐसे खास समुदाय के भी लोग अब हैं जो बोलते हैं कि कानून हम तभी मानेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसका जीता जाता उदाहरण देखने को मिला कि बिहार में ऐसा कागजात मिले कि 2047 तक हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। तो क्या लगता है कि धीरे धीरे प्रशासन की नाकामियों की वजह से ये अपने पैर पसारने में मजबूत हो रहे हैं? मजबूती तो आई है।
वरना बिहार में 2047 में गजवाए हिंद में और ये इस्लामी और शरिया लाने की बात कोई सोच सकता था? वैसे मैं बता दूं, ये खलील खां के फाख्ते उड़ाने के ज़माने चले गए हैं। ये आदमी जैसे चड्डू खाने में अफीमची शराबी जिस तरीके की नशा के बाद हाँकता है, ये उन्हीं तरीके के दुस्वप्न देख रहे हैं जो 100 साल नहीं 10 लाख साल में भी कभी भी पूरे होने वाले नहीं हैं। हाँ, जो पूरा होने वाला है, ऐसे लोगों को जैसे सिगरेट का बट आपने बुझाते हुए देखा, पैर के नीचे दबा करके कानून की परिधि में। मैं ये कि नहीं कह रहा हूँ कि प्रतिशोध की भावना से, लेकिन वो सजा दीजिए जो कि लॉर्ड मेयो के हत्यारों को मिली थी, बंगाल के चीफ जस्टिस के हत्यारों को मिली थी, जो बंगाल के आईजी के हत्यारों को मिली थी। ये तो कानून में हमारे प्राविधान है। 45 दिन में फांसी देते चलिए, और आप देखेंगे कि 2-3 और होंगे, ये में कि बंद हो जाएंगे, 2-3 और होंगे, लेकिन चले हुए कारतूस का धुआं थोड़ी देर निकलता है। उसके बाद इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है, किसकी बात करें। अभी उनको मालूम है कि एक उदार और एक पक्षीय कार्य करने वाली सरकारें जहां जहां हैं, वहां पर इस तरीके का दुस्साहस हो रहा। 15 मिनट पीएसी पुलिस हटा लो, फिर देखो। तो हम तो कहते हैं तुम योगी जी के यहाँ जाओ, फिर देखो तुम्हारी दुर्गत क्या होती है। अगर शासन प्रशासन कमर कस ले, किसी में दम नहीं किस तरीके की बात कर ले, मैं बता रहा हूं सही चीज है। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। आपके पास जितना सामर्थ्य है उसी के अनुरूप एक चीज आप निश्चित कर लिए कि जिसने दंड इस तरीके की उदंडता की है, अपराध किया है, 45 दिन के अंदर आपको दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी, जो कि एक नजीर बनेगी, जो कि दोनों जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। बिल्कुल सर, कुछ ऐसी भी घटनाएं आती हैं, जब मैं जामताड़ा की बात करूं झारखंड में, या अभी हाल फिलहाल की ही बात है बिहार के किशनगंज में, कि बोर्ड पे लिख दिया गया शुक्रवार के आगे जुम्मा, और उसकी छुट्टी हो गई। सब यूनिवर्सिटी चलाते हैं, सब कॉलेज चलाते हैं, शुक्रवार के दिन जुम्मे की छुट्टी मनमानी तरीके से प्रशासन एक्शन ले रहा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ तो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है इसलिए छुट्टी होना लाजमी है। मनमाने तरीके से छुट्टी नहीं हो सकती। जब आप सरकार से इमदाद लेते हैं तो सरकार के शासनादेश मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर से स्कूल चलेगा। तो फिर हिंदू स्कूल्स कहते हैं हम मंगल को कर देंगे, और इस तरीके से मनमाने तरीके से हम छुट्टियां बना लेंगे। लेकिन जो व्यवस्थित तरीका है, देश जिस तरीके से चल रहा है उसके अनुरूप ही देश चलेगा। अपने मनमाने तरीके से कह दे कि साहब हिंदू कह दे हम मंगल को छुट्टी कर देंगे, वो पक्ष कह दे कि हम जुमे को कर देंगे, जहां है तो पूरे भारत में 90% जगहों पे तो फिर मंगल को छुट्टी हो जानी चाहिए। लेकिन कभी भी बहुसंख्यक ने कहा कि मंगल को छुट्टी की जाए, क्योंकि वो अनुशासित लोग हैं और वो चाहते हैं छुट्टी वही हो जो सरकार के नीति निर्देश के अनुसार हो। तो सरकार के नीति निर्देश से छुट्टी होगी, जहां बहुसंख्यक अपने हिसाब से छुट्टियां घोषित नहीं कर सकते हैं। तो क्या मैं जानूं जामताड़ा में हिंदू नहीं है? मैं हिंदू मुस्लिम की बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो शासनादेश पूरे भारत में लागू है वही आप पे भी लागू होता है। सरकार से अगर एड ले रहे हैं तो मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर से चलेगा, शरिया से नहीं चलता है। ये तो शरिया से ही चलाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो शुक्रवार को छुट्टी करने में क्या दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है। तो किसका मतलब जहां पर हिंदू ज़्यादा आबादी फिर वहां मंगल को करने, फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण तर्क है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, और मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। ये देश वैसे चलता है जो कि शासनादेश के ऊपर सुविचारित, जो विधायिका द्वारा पारित नीति निर्देश है उसके अनुरूप चलता है। शरिया के हिसाब से नहीं चलेगा ये। कुछ ऐसी भी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं कि जैसे आबादी बढ़ गई, किसी एक खास समुदाय की अगर आबादी बढ़ गई तो वहाँ पे वो सीआरपीसी या आईपीसी को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जब सीए आता है, एनआरसी आता है, ऐसे मुद्दे आते हैं तो ये संविधान की प्रतियां लेके धरने पे बैठ जाते हैं। ये दोहरा स्टैंडर्ड कब तक चलता रहेगा? उस प्रशासन को इस पे क्या करना चाहिए? इसमें अप्रत्याशित क्या है? इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? बिहार में जो कागजात मिले उन्होंने स्पष्ट कहा था तिरंगा, संविधान की प्रति और बाबा साहब की फोटो, ये 3 चीज हमेशा अपने पास है। कोई भी आंदोलन करिए, आप ये प्रदर्शित कीजिए आप पूरी तरीके से राष्ट्रीयता, संविधान, तिरंगा और बाबा साहब के पक्षधर हैं। बाबा साहब की फोटो आपने देखा होगा, देखा मैंने कि बाबा साहब की फोटो बैकग्राउंड में या उनके आंदोलन में, संविधान की प्रति जेब में या हाथ में और तिरंगा हाथ में लेके, और वो कार्रवाई करेंगे जो कि सरासर गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी हो, तो वो तो नहीं चल पाएगा। वो एक आवरण है, एक मुखौटा है, एक भागने के रास्ते का एस्केप रूट है। उसके ऊपर उस भ्रम में पड़े ना आप, क्योंकि वो भ्रम फैलाने का एक कुत्सित प्रयास था। लेकिन देश जाग चुका है, जनता जाग चुकी है, शासन प्रशासन जाग चुका है, इनका खेल समाप्त हो चुका है। तो जब खेल समाप्त हो गया है तो टाट कमंडल समेटने में कुछ तो समय लगेगा।
क्या करना चाहिए? अब कुछ ऐसे मूलभूत चीज़ें बताइए जिससे कि अब जनता महसूस करे कि हम सुरक्षित हैं और सरकार इन सभी मसलों को नज़र में, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार सो रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, लोग एक दिन प्रतिदिन एक एक लोग मरते जा रहे हैं, सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार कुछ मसौदा तैयार कर रही है कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि मसौदा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा किरकिरी किसकी हो रही है? सरकार की। बिल्कुल। दूसरी किरकिरी किसकी हो रही? पुलिस की। वो भी सरकार का ही एक अंग है। इनको अगर अपने मान सम्मान का भय नहीं है तो जनता इनको 2 सेकंड में कर देगी बाहर। अगले इलेक्शन को ये दोबारा सत्तारूढ़ नहीं होंगे। इनको मालूम है कि आज सबको इनको साथ लेके चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसके ऊपर कार्रवाई करें। अपराधी को जेल की सलाख के पीछे और हत्यारे को फांसी, मैं वही कह रहा हूं जो कानून हमें इजाजत देता है। और इंटेलिजेंस अपनी ऐसी रखें कि एक आदमी, जैसे इजराइल का है, इजराइल में यह है कि इजराइल का दुश्मन कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है और चैन से रोटी नहीं खा सकता है। एक टीवी डिबेट में मैंने बस यही बात कही थी, आप इजराइल का नाम क्यों ले रहे हैं? तो मैंने तो यही कहा, लगता कि आपकी दाढ़ी में तिनका आ गया है, क्योंकि इजराइल ऐसे लोगों को चैन से बैठने नहीं देगा। उनके घर ध्वस्त कर देगा, उनको जेल भेज देगा, जेल भेजने में अगर असमर्थ है और वो तमाम क्रियाएं कर देगा जो कि मैं कहूंगा नहीं चैनल के ऊपर, लेकिन वो चैन से रह नहीं सकता, वो उसका परिवार चैन से रहेगा नहीं। वही चीज मैं चाहता हूं भारत में। भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अगर हैं, जीरो टॉलरेंस। यूपी में आपने एक नमूना देखा, लोग बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन तड़प रहे हैं क्यों? क्योंकि आप गैर कानूनी काम चाहते हैं। जब नहीं होने दिया जा रहा है तो तड़पन स्वाभाविक है। आप राष्ट्रीय रूप से आके मिल जाइए मुख्य धारा में, लुलु मॉल खोलिए, आपका स्वागत है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि यहां पर आप लोगों का गला काटेंगे तो वो सुख आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक और मुद्दा आ रहा है, अंतिम प्रश्न लेता हूँ। असुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं पुलिस पे सवाल, आईपीएस पे सवाल, आईएएस पे सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से कांवड़ियों के पैर में मलहम लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बदले की भावना से घर गिराए जा रहे हैं। कम से कम समानता तो बनाए रखे, प्रशासन पे और सरकार पे, दोनों पे सवाल उठा रहे हैं। ये तर्कसंगत बयान नहीं है, गैर जिम्मेदाराना है। घर गिराए जा रहे हैं अपराधियों के, दंगाइयों के, बवालियों के, और जिसमें हर संप्रदाय के लोगों, मैं हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करता हूं, और उसमें सब संप्रदाय के। कहा अगर घर गिराए जा रहे हैं, कांवड़ियों के अगर पैर पे कोई पुलिसकर्मी मालिश कर रहा, मैं उसको भी गलत मानता हूं। मैं समझता हूं कि पुलिसकर्मी को एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखना चाहिए किसी भी ऐसे आयोजन से। अगर आप में भाव है, छुट्टी लीजिए, सादे कपड़े पहनिए और फिर जाके जो सेवा करनी है। बेहतर होगा अगर आपके अंदर ये भाव हो तो आप जन सहयोग प्राप्त करके डॉक्टर्स और मालिश करने वाले बुलाइए, वो आपसे अच्छी मालिश करेंगे। लेकिन जब आपने वर्दी पहन ली है तो आपका ये काम मालिश करना, फूल बरसाना, ये आपका काम नहीं। आपका काम है समभाव रखते हुए यातायात कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना। और ओवैसी जी से मैं बता दूं कि जब नमाज के आगे लोग खड़े होकर गले मिलते हैं या रोजा इफ्तार करते हैं, उसमें आपको आपत्ति नहीं है। कांवड़ तो कुछ ही दिन का होता है, अगर कुछ लोग चले गए, लेकिन पूरा शासन प्रशासन अगर रोजा इफ्तार कर रहा है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं उसको भी बहुत उचित नहीं मानता हूं। जिसकी इच्छा है सादे कपड़ों में अगर है करे, लेकिन पुलिस कर्मियों को, शासन प्रशासन के व्यक्तियों को धार्मिक आयोजनों से अपने थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए।